दीदी, अब मुझसे नहीं होगा ये सब। ये तालियां बजाना, सड़कों पर भीख मांगना, नेक के नाम पर घर घर जाकर नाचना और उन्हें लूटना। किन्नरों की मुखिया मुंह में पान चबाते हुए तीखी मुस्कान के साथ अपने ही समुदाय के एक किन्नर राधिका की बात चुपचाप सुन रही थी। दीदी, आप ही सोचो ना, भगवान से एक गलती हो गई हमें बनाने में, तो क्या हम भी गलतियां ही करें? क्यों दीदी, क्या हम आत्मसम्मान के साथ कुछ काम करके अपना पेट नहीं भर सकते? हमें यूं भीख मांगनी जरूरी है क्या? तुझे क्या लगता है राधिका, हम आत्मसम्मान की जिंदगी जीना नहीं चाहते? जा, तू भी देख ले इस दुनिया के रंग। उस दुनिया में हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई तुझे नहीं अपनाएगा। तू भी मान ले ये सच्चाई। तू एक किन्नर है और किन्नर कभी आत्मसम्मान की जिंदगी नहीं जी सकते। दीदी, ये दुनिया हमारी भी तो है, सिर्फ उनकी ही नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि भूखे पेट मर जाऊं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। राधिका अपने बैग में कुछ कपड़े लेती है और वो अपना किन्नरों का आवाज़ छोड़कर चली जाती है, आत्मसम्मान के साथ जीने, कुछ करने, 2 वक्त की मेहनत की रोटी खाने, वो भी अपने दम पर, ना कि भीख मांगकर। पहले दिन से ही वो काम ढूंढना शुरू कर देती है। दुकानों पर जा जाकर पूछती है कि कोई काम है क्या उसके लिए, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बुरा करने की सोचता है तो लाखों लोग मिल जाते हैं उनकी मदद करने को, लेकिन अगर कोई अच्छा करने जाए तो 1000 चुनौतियां मिलती हैं राह में। किन्नर को देखते ही सबकी नाक और भौं चढ़ जाती, सब उसे दूर से ही भगा देते। शाम होने को आई थी, उसे काम मिलना तो दूर, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला था, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि वो भीख मांगकर कुछ नहीं खाएगी, चाहे उसे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। रात होने को आई थी और प्यास के मारे जान जा रही थी। अब रात तो किसी तरह काटनी ही थी, जो होगा वो सुबह ही होगा। शायद उसे कल भी भूखा ही रहना पड़े। वहाँ सड़क पर ही एक चबूतरा था, उसी पर अपने बैग का तकिया बनाकर सो गई। राधिका किन्नर थी, इसीलिए उसे डर नहीं था इंसानी रूप में घूम रहे दरिंदों का। वो आराम के साथ सो रही थी। सुबह होते ही वो सोच में डूब गई कि आज कहाँ कहाँ जाऊं काम मांगने। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने चली गई। वहाँ उसे प्रसाद के रूप में 2 लड्डू मिले। चलो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मंदिर से आते वक्त एक गोदाम मिलता है, वहाँ सामान की लोडिंग हो रही थी। राधिका ने वहाँ जाकर काम मांगा। गोदाम के मालिक ने राधिका को अपनी ओर आते देखा तो सोचने लगा कि नेक मांगने आ रही है, अभी 2 पैसे आए नहीं और मांगने चले आए। वो मन ही मन में बुदबुदाया। राधिका ने उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरे लायक कोई काम है क्या? आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। पहले तो गोदाम के मालिक की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उसे जानकर खुशी हुई कि ये पैसे मांगने नहीं आई है। नहीं, तेरे लायक कोई काम नहीं, तू जा यहाँ से। अरे नहीं मालिक, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। कहा ना, जा यहाँ से, एक बार में तुझे समझ में नहीं आता। तभी उसका एक आदमी आता है। मालिक, माल ज़्यादा है और आदमी अभी तक आए नहीं हैं। क्या करे, थोड़ी देर में माल भेजना ही होगा। उन आदमियों का रोज का हो गया है, रुको उनकी छुट्टी करता हूँ। राधिका सब सुन रही थी। उसको तो एक मौका मिल गया। उसने झट से बोला, मालिक, मैं कर देती हूँ ना। गोदाम के मालिक को अभी एक आदमी की ज़रूरत थी और राधिका देखने में भी मर्दानी जैसी थी, तो उसने हाँ कर दिया। चल कर ले, लेकिन प्रत्येक बोरी पर सिर्फ 10 रुपए दूंगा। जी मालिक, मंजूर है, आपका जितना मन हो उतना ही दे देना। राधिका भले ही देखने में मर्दानी जैसी थी, लेकिन उसे ये सब काम करने की आदत नहीं थी। वो सिर्फ 15 बोरी ही उठा पाई। बदले में उसे 150 रुपए मिले। उसमें से 50 रुपए भगवान को चढ़ा दिए पहली कमाई के रूप में, और 50 रुपए से उसने खाना खाया, पानी लिया। कुछ पैसे बचे तो रख लिया रात में खाने के लिए।
अगले दिन वो फिर से काम ढूंढने में लग गई। इस बार उसने घर घर जाकर पूछा कि कोई काम है तो बता दो। कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता तो कोई बिना बात सुने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। वो पूछती ही रही, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। आज का दिन बीत गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। अगले दिन वो फिर गोदाम पर जाती है। इस बार उसने 20 बोरियां उठाई। कुछ खा पी कर फिर से काम ढूंढने निकल जाती है। करीब 10 से 20 घर घूमने के बाद एक महिला को उस पर दया आती है। वो उसे काम पर रख लेती है। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो लाख परेशानियां आती हैं। तो राधिका का काम करना इतना आसान कैसे होता। राधिका को एक घर में काम मिल गया। जाते ही उसे सारा काम समझा दिया गया। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, सारे काम उसको ही करने थे। सिर्फ उसे खाना बनाने नहीं दिया जाता था और खाने की कोई चीज छूने भी नहीं दी जाती थी। राधिका समझ गई थी कि उसे यहाँ काम तो मिला है, लेकिन किसी ने उसको अपनाया नहीं है। उस घर के मालिक को राधिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसे देखते ही मुंह फेर लेता, लेकिन मजबूरी थी। कोई काम करने वाली मिल नहीं रही थी, तो मजबूरी में राधिका को रखना पड़ा था। और राधिका सस्ते में ही काम करने को तैयार हो गई थी। उसकी 2 छोटी बच्ची थी जो राधिका के साथ खूब खेलती थी। राधिका अपना काम खत्म करके इन दोनों के साथ ही खेलकर अपना समय बिताती थी। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चला। फिर एक दिन मालकिन की अंगूठी गायब हो गई। पूरे घर में ढूंढा गया, लेकिन कहीं नहीं मिली। अब शक राधिका पर हुआ। राधिका से बिना पूछे ही उसके सामान की तलाशी ली गई, लेकिन उसके सामान में अंगूठी नहीं मिली। अब राधिका से सामने से पूछा गया, बता दे अंगूठी कहाँ है, नहीं तो पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगी। चोरी करने आई थी मेरे घर। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप मेरा यकीन कीजिए। राधिका बोलती रही, लेकिन उस औरत ने एक नहीं सुनी। वो राधिका के साथ गलत व्यवहार करने लगी, उसे गालियां देने लगी और बाहर ले जाकर हंगामा मचाने लगी। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उस औरत के कहने पर सब राधिका को मारने पीटने के लिए भी राजी हो गए। सभी के मुंह से अलग अलग बातें हो रही थी। ऐसे लोगों को कोई काम पर रखता है भला। किन्नर कब से घर का काम करने लगी। ये तो आई ही थी चोरी करने। इनकी तो आदत ही होती है लूट के खाने की। ये सब बातें राधिका को चोट पहुंचा रही थी। थोड़ी देर के बाद हंगामा सुनकर दोनों बच्ची वहां आ जाती हैं और पूछती हैं अपनी माँ से, क्यों डांट रही हो इसको। तो वो बताती है कि राधिका ने उसकी अंगूठी चोरी कर ली है। कौन सी अंगूठी माँ? ये अंगूठी दिखाते हुए जो उसने अपनी गुड़िया को पहना रखी है। ये अंगूठी तो हमने खेलने के लिए ली थी। सभी की आंखें फटी रह जाती हैं, लेकिन कोई भी उस औरत को कुछ नहीं बोलता है और ना ही वो औरत राधिका से माफ़ी मांगती है। राधिका तो ये काम अपने आत्मसम्मान के लिए कर रही थी। फिर ये सब क्या हो गया। राधिका वहाँ काम छोड़ देती है और वो अपने पैसे भी नहीं मांगती जितने दिन काम किया था उसने। अब वो फिर से उस गोदाम की बोरियों पर निर्भर हो गई। अब फिर से उसका ठिकाना वो सड़क किनारे का पेड़ था, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो लगी रही अपने आत्मसम्मान के सफ़र में। अब इसी तरह वो अपना गुजारा कर रही थी। कभी कहीं इमारत बन रही होती तो ईंट उठाने का काम कर लेती, तो कभी पत्थर फेंकने का काम, कभी मिट्टी की कटाई का काम। उसे जो भी काम मिलता वो किए जा रही थी। अब वो सुबह सबके घर का कचरा फेंकती थी। सब घर से कचरा इकट्ठा करना, उसे अपनी ट्रॉली में भरना, उसे फेंकना। इसके लिए उसे हर घर से महीने में 50 रुपए मिलते थे। वो मेहनत करके महीने में 4 से 5 हज़ार रुपए तक कमा लेती थी। उसने इन्हीं पैसों से एक कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगी। अब उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीत रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में तूफान आया, जिसके आने से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके आने से राधिका के जीवन में संघर्ष और बढ़ गया, लेकिन एक लक्ष्य भी मिल गया। आज की सुबह राधिका की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी।
राधिका और दिन की तरह सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग गई। सबसे पहले उसने कचरा फेंकना होता था, तो उसने अपनी ट्रॉली को उठाया और जाने लगी। ट्रॉली उसको थोड़ी भारी लगी। उसने ट्रॉली में देखा तो एक कपड़ा था। ये कपड़ा कहाँ से आया? मैंने तो नहीं रखा था, और ये कचरा भी नहीं लग रहा। साफ कपड़ा है। अपने से ही बात करते हुए राधिका ने कपड़े को हाथ लगाया। अंदर कुछ ठोस जैसा लगा। राधिका डर गई। हाथ लगाए या ना लगाए, इस उधेड़-बुन में उसने कपड़े को एक तरफ से झटके के साथ खींचा। खींचते ही एक नन्हा सा हाथ बाहर आ गया। राधिका देखकर डर जाती है और चिल्लाते हुए एकदम से पीछे हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब पूछते हैं, क्या हुआ? क्यों डरी हुई हो तुम? राधिका की जुबान कांप रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो अपने एक हाथ से ट्रॉली की तरफ इशारा करती है। सब लोग ट्रॉली के अंदर देखते हैं तो उन्हें भी वही दिखाई देता है जो राधिका को दिखाई दिया था। उसमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे हाथ लगाए। सब पुलिस को बुलाने को कहने लगे। लोगों के आने से राधिका का डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत आने लगी। वो धीरे धीरे कदमों से ट्रॉली की तरफ बढ़ने लगी और हिम्मत करके पूरा कपड़ा हटाया। एक छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा हुआ पड़ा था। उसे देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके सर को सहलाती है। जैसे ही वो उसके सर को सहलाती है, बच्चे में कुछ हलचल होती है। राधिका अपना हाथ घबरा कर हटा लेती है। ये जिंदा है, देखो उसको, ये जिंदा है। बोलते हुए वो बच्चे को गोद में उठा लेती है। गोद में उठाते ही बच्चा सहम जाता है और राधिका की गोद में चिपक जाता है। सभी लोग बोलते हैं, ये जिंदा है तो रो क्यों नहीं रहा? सबके चेहरे पर आश्चर्य था। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, कहते हुए राधिका बच्चे को लेकर भागते हुए सड़क पर आ जाती है। ऑटो को देखते ही उसे रोकने के लिए सड़क पर चली जाती है। ऑटो वाला तेज गति में रहता है। वो जैसे तैसे करके अपना ऑटो रोकता है। ऑटो रुकते ही राधिका को गाली देता है। भाई, जितनी गाली देना है ऑटो चलाते हुए दे देना। बच्चे को अस्पताल ले चलो, इसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। किसका बच्चा है ये? कहाँ से लाई हो? इसको चुरा कर तो नहीं लाई? देख, सच सच बता, नहीं तो अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। भाई, कोई चोरी नहीं की, ये मुझे कचरे में मिला है। जल्दी चलना भाई, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। चल बैठ, अभी अस्पताल ले चलता हूँ। राधिका बच्चे को लेकर ऑटो में बैठ जाती है। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं, इतने छोटे बच्चे को कचरे में फेंक दिया। मानवता तो मर गई है जैसे। ऑटो चालक बड़बड़ाता हुआ ऑटो स्टार्ट करता है। राधिका बैठे बैठे बच्चे को निहार रही थी। वो पहली बार इतने छोटे बच्चे को अपने गोद में ली थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राधिका कभी बच्चे के चेहरे को देखती तो कभी उसके पैर को। कितना कोमल और मुलायम है। कितने निष्ठुर होंगे वो लोग जो बच्चे को कचरे में फेंक कर चले गए। राधिका बच्चे के हाथ की बंद मुट्ठी को खोलती है तो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर फिर से मुट्ठी बंद कर लेता है। राधिका के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। वो भूल जाती है कि उसे क्या करना है और क्या करने जा रही थी। वो बस बच्चे को निहार रही होती है और उसी में खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद ऑटो रुकती है। अस्पताल आ गया। जा जल्दी जा, ऑटो वाले की आवाज़ से राधिका को होश आया कि बच्चे को दिखाना है। वो ऑटो वाले को पैसे देती है, लेकिन वो मना कर देता है। ऑटो से उतरकर राधिका अस्पताल की ओर भागती है। धूप बहुत तेज होती है तो वो अपने आंचल से बच्चे को ढक लेती है और उसे अपने मजबूत बाजू में पकड़कर तेजी से भागती है। अंदर जाते ही डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगती है। अस्पताल में उपस्थित सभी लोग राधिका को देखने लगते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ है? बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, वो बेचैनी के साथ इधर उधर भागती है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर आते हैं। क्या हुआ तुझे? क्यों हंगामा कर रही हो? बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल नहीं रहा है और बच्चे के ऊपर से अपना आंचल हटा देती है।
एक किन्नर के हाथ में बच्चा देखकर सब राधिका को गलत समझ लेते हैं। किसका बच्चा है ये, कहाँ से लाई हो? किसका बच्चा चोरी किया तुमने? डॉक्टर साहब, ये बच्चा मैंने चोरी नहीं किया, मुझे कचरे में मिला है। आप ये सब बाद में पूछ लेना, पहले इसे देखो। डॉक्टर राधिका के हाथ से बच्चा ले लेता है और अपने गार्ड को बुलाता है। पकड़ के रखना, इस किन्नर को देखना भागने ना पाए। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। दोनों गार्ड राधिका को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चा चोरी का नहीं है, छोड़ो मुझे। राधिका अपने आप को छुड़ाने के प्रयास में विफल रही। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। कहाँ है वो किन्नर जिसने बच्चा चुराया है? एक कांस्टेबल पूछता है। राधिका को देखते ही सब उसके पास आ जाते हैं और आते ही एक जोरदार थप्पड़ राधिका के गाल पर जड़ देते हैं। डालो इसको गाड़ी में, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। कहते हुए वो वहाँ चला जाता है। कुछ पुलिस वाले राधिका को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा देते हैं। राधिका को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाए कि उसने बच्चा चोरी नहीं किया है। पुलिस कांस्टेबल राधिका को मारे जा रहा था और राधिका हर थप्पड़ खाने के बाद बोलती, मैंने बच्चा चोरी नहीं किया, वो मुझे कचरे में मिला है। करीब 2 घंटे तक यही सब चलता रहा। उसके बाद राधिका ने कहा, आप लोग एक बार जाकर चौल वालों से पूछ लो, वो लोग बता देंगे ये बच्चा मुझे कचरे वाली ट्रॉली में ही मिला था। लेकिन पुलिस किसी अनाथ बच्चे के लिए ये सब करे, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। थोड़ी देर बाद राधिका को छोड़ दिया गया और पुलिस स्टेशन से छूटते ही राधिका हॉस्पिटल की तरफ दौड़ गई। शायद उन लोगों ने फ़ोन कर दिया होगा कि राधिका को छोड़ दिया जाए। इस बार उसे बिना किसी रोक टोक के अंदर आने दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब ये बच्चा ठीक है, अभी सो रहा है। रात भर कपड़े में बंधे रहने के कारण ये थोड़ा सुस्त हो गया है। डॉक्टर की बातें सुनकर राधिका अपना सारा दर्द भूल गई और वो उस बच्चे को निहारे जा रही थी। बहुत देर होने के बाद राधिका ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब वो उस बच्चे को अपने घर ले जा सकती है? डॉक्टर ने राधिका को ऐसी फटकार लगाई कि पूरा हॉस्पिटल देखता रह गया। राधिका को एक बार फिर किन्नर होने की वजह से जलील होना पड़ा, लेकिन वो उस बच्चे को किसी भी हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे बच्चा देना नहीं चाहते तो मत दीजिए, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये बच्चा किसको दे रहे हैं? बच्चा सुरक्षित हाथों में जा रहा है या नहीं? बस इतना ही बता दीजिए मुझे। डॉक्टर उस बच्चे को उसके पास नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने चाइल्ड केयर एनजीओ को फ़ोन किया। एनजीओ वालों का जवाब सुनकर डॉक्टर भी शायद हैरान था। उन लोगों ने बच्चे को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास 20 बच्चे पहले से ही हैं और बच्चे मैं लेना नहीं चाहती। इन 20 बच्चों को संभालना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इन्हीं 20 बच्चों के लिए सरकार से अच्छा खासा पैसा हमें मिल जाता है। उसे डाल दो किसी अनाथ आश्रम में, पड़ा रहेगा वहीं पर। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से कहा गया कि वो उस बच्चे को अनाथ आश्रम में डालाए। राधिका ये सारी बातें सुन रही थी। राधिका को उस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। उस बच्चे की दुर्गति राधिका से देखी नहीं जा रही थी। वो सबसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि वो बच्चा उसे दे दिया जाए, वो उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन राधिका की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए राधिका ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। जब आप इस बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल सकते हैं, तो क्या आप ये बच्चा मुझे नहीं दे सकते? राधिका के इस तरह करने की वजह से डॉक्टर ने उसका फ़ायदा उठाने का सोचा। उन्होंने राधिका से कहा, अगर तुम इस बच्चे को लेना चाहती हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी वो बच्चा अस्पताल वालों पर बोझ ही था। वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे और इसके बदले में अगर उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएं तो और भी अच्छी बात है। राधिका को किसी भी हाल में वो बच्चा चाहिए था, लेकिन उस बच्चे को पाने के लिए वो 50,000 कहाँ से लाए? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास अभी तो सिर्फ 5,000 रुपये ही थे। तभी राधिका को कुछ याद आता है
और वो एक पल भी देरी किए बिना ऑटो पकड़ लेती है और वहाँ से चल देती है। थोड़ी देर बाद एक सिग्नल पर ऑटो रुकता है और राधिका पैसे देते हुए एक गली में बहुत तेज से भागती है। बहुत सारी गलियों को पार करने के बाद एक बड़ी सी चौल मिलती है। वहां पहुंचकर राधिका इधर उधर देखती है और तेज तेज से आवाज लगाती है, दीदी कहाँ हो तुम? ये वही किन्नर समुदाय की चौल थी जहां राधिका पहले कभी रहा करती थी। राधिका ये जगह छोड़ने के बाद यहाँ कभी दोबारा वापस नहीं आई थी। उसको देखकर सारे किन्नर उसको घेर कर खड़ी हो गई और तरह तरह की बातें करने लगी। क्या हुआ राधिका तुम्हारे आत्मसम्मान का? कितने डंडे पड़े तुझे थाने में? सुना था तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जब तुम्हें लौटकर वापस यहीं आना था तो तुम गई ही क्यों थी? थोड़ी देर में दीदी आती हैं, मुंह में पान चबाते हुए तीखी मुस्कान के साथ। बोलो राधिका क्या हुआ? दीदी जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं अपने साथ सिर्फ कुछ कपड़े लेकर गई थी। मेरे कुछ गहने थे जो मैंने नेग मांग कर कमाए थे, वो यहीं पर हैं। अरे राधिका, तुम उन गहनों की बात कैसे कर सकती हो? तुमने तो कहा था कि वो गहने हराम की कमाई है। तुम्हें उन गहनों से घिन आती है, फिर क्यों तुम उन गहनों की बात कर रही हो आज? क्या ज़रूरत पड़ गई? दीदी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे वो गहने चाहिए। इतने पैसों की तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुमको अपने गहने बेचने पड़ेंगे? दीदी वो बच्चा जो कचरे में मिला था उसे अस्पताल वाले अनाथ आश्रम में देने जा रहे हैं। वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, वो बच्चा मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। इसीलिए हॉस्पिटल वालों को मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। राधिका की बात सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब एक किन्नर एक बच्चे को पालेगी? चल ठीक है, ले जा तू अपने गहने, और वैसे भी मुझे उन गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका उन गहनों को ले जाकर ज्वेलरी की दुकान पर बेच देती है और वहां से रुपए लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल वालों को 50,000 रुपये देकर वो बच्चे को अपने साथ ले आती है। राधिका उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक किन्नर से किन्नर माँ बन जाती है और मन ही मन में ठान लेती है कि वो इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी और एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। अपने बच्चे को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।